जॉब सिक्योरिटी मामले में हमने एक वीडियो चलाई जिसमें आपने डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी को सुना और तमाम लोगों ने कमेंट करके कई ऐसे सवाल पूछे जो उनके मन में शंका थी। उन तमाम सवालों को लेकर के एक बार हम डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी के पास आए हैं और इसीलिए कि ताकि वो बढ़िया तरीके से बता सके कि क्या है। सर, कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किया और उसमें कहा कि ये बताइए कि 0 से 4 साल वालों का क्या होगा? क्या उनकी नौकरी सुरक्षित दायरे में आती है या उनको असुरक्षा की भावना ही झेलनी पड़ेगी? जो एक्ट बना है, लागू है, उसमें तो 5 साल 15 अगस्त 2024 को जिसको हुए हैं, वो या उससे ज़्यादा सर्विस वाले, वो उनकी जॉब सुरक्षित हुई है, उससे निचले वाली जॉब सुरक्षित नहीं हुई है। क्या उससे पहले कहीं विभाग में काम करते हो तो वो कैलकुलेटिव होगी, नहीं तो अगर वो जल्दी में लगे, चाहे टीचर लगे, चाहे कुछ भी लगे, वो कहीं मायने नहीं रखते उनके लिए। नहीं, उसमें जो पहले एक एक्ट बनाया जा रहा था, जैसे हमने पहले बताया था, एक एक्ट बन रहा था, एक पॉलिसी बन रही थी। अंतिम में फैसला हुआ कि एक्ट बनाया जाए। जो पॉलिसी बन रही थी उसमें तो ऐसा प्रावधान रखा था, जो तो चलो क्योंकि मंजूर नहीं हुआ है, उसकी जगह एक्ट मंजूर किया है कैबिनेट ने। उसमें रखा था कि अगर एक कर्मचारी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास काम कर रखा है और अलग अलग पोस्ट पे काम कर रखा है, तो उसको काउंट करने के लिए, और 1 साल में 240 दिन हों, वो तो इसमें ही प्रावधान है, तो उसको 5 साल की सर्विस के लिए काउंट किया जा सकता था। लेकिन एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट में तो सीधे-सीधे लिखा है कि 5 साल जिसको 15 अगस्त 2024 को हो गए हैं या उससे ज़्यादा, वो इस पे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। और उसमें लिखा है कि 1 साल में 240 दिन हों, वो नौकरी जिस दिन उसकी अपॉइंटेड डेट 15 अगस्त को वो नौकरी पे हो, उसको कभी हटाया ना गया हो। ये बातें उसमें लिखी हैं। अब इसका आगे रूल्स बनने हैं। रूल्स में ये प्रावधान आगे किया जा सकता है कि किसी कर्मचारी की नौकरी, सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस है, वो काउंट कैसे होगी। ये रूल्स में बहुत सारी बातें, क्योंकि एक्ट तो मोटा-मोटा एक गाइडलाइन होता है, तो रूल्स में उसका बताते हैं कि भी इसमें इसको कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रूल्स तो अभी शायद मुझे लगता है बन नहीं पाएँगे। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो अधिसूचित होनी है सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद उनको एक-एक कर्मचारी को जो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा हो गया, उनको बताया जाएगा, चिट्ठी दी जाएगी बाकायदा कि आपकी इतनी सैलरी तय हुई है। और उस एक्ट के तहत, एक्ट भी क्योंकि ऑलरेडी 58 साल हो गया है, तो उसमें वो 58 साल तक सुरक्षित रहेगी उसकी। नहीं, एक बात और सर, ये तो चलिए ठीक है, तो उन कर्मचारियों को मिलना क्या है? अभी जॉब लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या वो जो ऑर्डिनेंस आ गया वही सफिशिएंट? नहीं, नहीं। एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो सरकार की तरफ से जारी होगी, हर एक कर्मचारी का एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है। उसका जो लेवल है अपॉइंटिंग करने का, जो नियुक्ति पत्र जिसको बोलते हैं, उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये पत्र जारी करेगी कि इस एक्ट के तहत, उसका एक्ट का अध्यादेश का नाम लिख के, कि इस एक्ट के तहत आपकी सैलरी फिक्स होती है। और उसमें एक्ट में ऑलरेडी 58 साल लिख ही रखा है कि जिस दिन इसकी रिटायरमेंट की सर्विस होगी, तो उसमें वो एक्ट ऑटोमेटिकली लगे। उस चिट्ठी के माध्यम से उसकी तनख्वाह बताई जाएगी, आपकी इस तनख्वाह पे, इस पद पे आपकी तनख्वाह इस एक्ट के तहत लागू हो गया। तो चिट्ठी इंडिविजुअल जारी होगी एक ही कर्मचारी की। नहीं, फिर इसके बाद ये एचकेआरएन के कर्मचारी रहेंगे, नहीं, विभाग के ये एचके कर्मचारी? नहीं, ये विभाग का, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो विभाग का है, एचकेआरएन का नहीं है। उसकी सर्विस सैलरी भी वहीं पे से डिपार्टमेंट के पास से जाएगी। ये एचकेआरएन के कर्मचारी न थे पहले, ये तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में एजेंसीज के थ्रू या डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लगे हुए थे, जिनको सरकार ने कौशल रोजगार निगम में इसलिए भेज दिया कि भी प्राइवेट एजेंसीज के कोई बार कर्मचारी को पैसे नहीं देते हैं, तो एक कौशल रोजगार निगम अपना बना लिया कि वो सारे सरकारी दायरे में रहेगी और वहाँ से कोई दिक्कत नहीं किसी को आएगी। इसलिए इन सबको कर्मचारियों को वहाँ पर पोर्ट कर दिया, अलग अलग एजेंसियों के जो लोग थे वो भी। और बाद में जो मूल बात थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। मूल में था कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के लोग हैं वो इसमें नहीं बाहर जाने थे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट रखे थे। लेकिन बाद में सरकार ने 2023 में कहा कि नहीं, वो भी आप पोर्ट कर दो कौशल रोजगार निगम में। बहुत सारे कर्मचारी इसमें पोर्ट हो गए थे, बहुत सारे कर्मचारी भी रहते हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को लेकर भी कई लोगों के मन में असमंजस है कि हम आशा वर्कर हैं या हम एनएचएम के हैं, वो इनके दायरे में आते हैं, इनके दायरे से बाहर है सर? इस एक्ट में सेंट्रल स्कीम की जितनी भी के तहत जो कर्मचारी लगे हैं, जो प्रोजेक्ट के तहत लगे हैं, केंद्रीय योजनाओं में लगे हैं, एनएचएम के लोग भी हैं, आशा वर्कर्स भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, मनरेगा भी है, कुछ और भी हैं, वो इसमें कोई कवर नहीं होगा। उनके लिए 17 अगस्त 2024 की कैबिनेट में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। वो कमेटी की रिपोर्ट देती। कमेटी तो अभी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट, मुझे नहीं लगता कोई कमेटी की रिपोर्ट आएगी या कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी।
वो तो एक प्रकार से फैसला हो गया, बस वो फैसला लागू कैसे होगा, चीफ सेक्रेटरी कैसे लागू मतलब करेगा। एक साल में उन आशा वर्कर और तमाम एनएचएम के कर्मचारी जिनके लिए कमेटी बनाई गई थी, रिपोर्ट नहीं आई आज तक, और नहीं, ये सरकार तो ने अभी लेने की भी 17 कोशिश। अगस्त को हुई ना कैबिनेट अच्छा होगी, जी जी, जो सॉरी। 16 अगस्त को तो कोर्ट लग हाँ, गया जब था। वो कह रहे थे कि हम चुनाव आयोग को भेजेंगे लेकर के। हाँ, तो वो चुनाव आयोग को काम भेजेंगे, चुनाव आयोग को भी नहीं गई अभी तक, तो मेरे ठीक पास है जो ना। जानकारी है चुनाव आयोग को कुछ नहीं गया है। कमेटी जो चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है, वो इनके बारे में क्या किया जा सकता है, कैसे इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है, या इनको और क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, ये कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी तो अभी कर ही रही है, हो सकता पर है। लेकिन सर आपने देखा नहीं कि एनएचएम के कर्मचारी, तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, वो बहुत पहले से प्रदर्शन करते आए, तमाम मंत्रियों को घेराव किया, विधायकों को घेराव किया कि सरकार हमारे लिए सोचे, लेकिन सोचा तो सरकार ने लास्ट में 17 अगस्त को जब आचार संहिता ही लग गई। एक्चुअल में ये उनका एक इशू, बड़ा इशू है, अगर आपके ध्यान में भी आया होगा, आपको कुछ लोग कर्मचारियों ने बताया भी होगा। उनका एक तो 7th पे कमीशन नहीं लागू हुआ एनएचएम के कर्मचारियों, उनकी सबसे बड़ी डिमांड तो 7th पे कमीशन की है लागू करने की। एक उनका विषय बाई लाज जो उनके हैं, जिसकी वजह से उनको तनख्वाहें अच्छी मिलती हैं। बाई लाज में एफडी ने एक विवाद खड़ा कर रखा है कि इनको वापस देंगे या फ्रीज कर देंगे, कुछ ऐसा है। एक ऐसी सोसाइटी सर्व शिक्षा अभियान की जो राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी, उनके बाईलाज को भी ऐसी उन्होंने होल्ड पे करवा दिया। वो एक बड़ा विषय है उनका, जिसके ये जॉब सिक्योरिटी तो एक था ही, लेकिन सबको पता है कि सेंट्रल स्कीम के लोग नहीं आते हैं। 1-2 राज्य में किसी ने किया भी है जॉब सिक्योरिटी में, लेकिन हमारे कर्मचारी ज़्यादा हैं, तो उनका बड़ा विषय तो 7th पे कमीशन की अगर उनको लागू हो तो बहुत उनके पैसे बढ़ जाएंगे। 1, 2 उनके जो बाईलाज फ्रीज करने की जो बातें चली, वापस लेने की, जो आंदोलन था इन 2 बड़ी मांगों के ऊपर था। तो जॉब सिक्योरिटी तो आपने गेस्ट टीचरों को भी दी, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत ही है ना, सर्व शिक्षा अभियान के नो तहत। नो 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 ना, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन में दूर कर दूं। जितने भी गेस्ट टीचर 2005 में गए थे, दिसंबर 2005 में स्कीम आई थी ये, उस वक्त रखे तो थे 3 महीने के लिए, और रखे भी थे हमने, जब सरकार ने फैसला किया कि टीचर्स की कमी थी, टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए पीरियड के हिसाब से रखे थे कि 1 सप्ताह में इतने पीरियड लगेंगे, जितना पीरियड होगा उतने लगेंगे। फिर बहुत धीरे धीरे पीरियड की गेस्ट बनते चले गए, टीचर्स भर्ती हुए ही नहीं। वो टीचर्स भर्ती ना होने के चक्कर में गेस्ट, फिर इनको गेस्ट का नाम मिल गया गेस्ट टीचर, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं उसको, गेस्ट फैकल्टी को ही हम पीरियड के हिसाब से पैसे देते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी 16, 17, 18 हज़ार के आसपास बन गई, तो एक बड़ी फोर्स बन गई, और धीरे धीरे फिर ये गेस्ट का नाम लेके आंदोलन शुरू कर दिया है इनको। फिर इनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने 31/3/2012 तक कहा इनको बाहर कर दो, लेकिन सरकार क्योंकि चुनाव में आगे 2014 में चुनाव में जानी थी तो निकाल नहीं पाई, और इन्होंने आंदोलन किया, दिल्ली में किया, तो वहाँ पर दादन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा मैं आपको पक्की कर दूंगा, तो इन्होंने खूब वोट दी बीजेपी को, बीजेपी की सरकार आ गई। तो इस बीजेपी की सरकार ने फिर उनको इस सर्विस एक्ट के तहत उनकी जॉब सिक्योर की। रेगुलर वो हो नहीं सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके निकालने के आदेश दे दिए। एक बात और सर, आपने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि पत्थर की लकीर है, नायब सिंह सैनी का कहना। वो पत्थर की लकीर वाकई पत्थर की लकीर है सर, या कर्मचारी उस पत्थर की लकीर को आपके नज़रिए से किस नज़रिए कैसे देखें? देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो कोठी है मैंने आपके नाम कर दी जी, मैं रेजोल्यूशन भी डाल देता हूँ, आपके नाम कर दी। वो आपके नाम किस दिन होगी? उस दिन होगी जब आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके नाम इंतकाल चढ़ जाएगा। उससे पहले तक वो आपकी नहीं बनेगी, भली मैंने आपको कर दी। ठीक अध्यादेश 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश जारी हो गया, कानून बन गया, कानून लागू हो गया। लेकिन वो कानून लागू किस रूप में होगा? जब उस कर्मचारी को चिट्ठी मिल जाएगी कि आपकी इस एक्ट के तहत इस पद पे इतनी सैलरी फिक्स की जा रही है, उसके पर जो कानून लागू होंगे उसकी एक अलग से चिट्ठी निकलेगी। जो सामान्य कर्मचारी, जो रेगुलर कर्मचारी, उनके आपके पास ये चीज़ें उनके ऊपर लागू होंगी, ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, उसकी अलग से चिट्ठी जारी हो जाएगी नोटिस में। तो जब तक वो चिट्ठी कर्मचारी को नहीं मिलती, जब तक वो जॉब सिक्योर नहीं है, उसको वो पुरानी तनख्वाह ही मिलती रहेगी। हाँ, अगर तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान चिट्ठी जारी कर देते हैं तो अब जारी हो जाएगी, अन्यथा जैसे चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम 4 अक्टूबर को हमारी सरकार आएगी दोबारे, और ये मेरी पत्थर की लकीर है, ये सारे पक्के होंगे। अगर सरकार रिपीट करती है तो सामान्य सी बात है, अपने फैसलों पर अड़ी रहेगी और सारे फैसले लागू करेगी। अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो नई सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनका क्या करें। लेकिन ये अलग बात है कि कर्मचारियों के बारे में कोई भी नई सरकार भी उल्ट फैसला नहीं ले सकती। इसका 6 महीने के अंदर अंदर विधेयक बनाना होता है, बिल पेश करना होता है।
विधानसभा के अंदर। अगर ये सरकार रिपीट करती है तो ये लेके आएगी, और अगली सरकार अगर कांग्रेस की आती है या किसी और की आती है तो उसको अपने हिसाब से इसको बिल को अमेंड करके लेके आना पड़ेगा। इतने सारे कर्मचारियों को तो बाहर करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे सरकार की पॉलिसीज नई जब दूसरी राजनीतिक दल की सरकार आती है तो वो पॉलिसीज को रिव्यू करती है। 2 एग्जाम्पल इसके सबके याद होंगे। 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग से शिक्षक भर्ती बोर्ड गठित किया था जी। पुलिस की भर्ती के लिए अलग से पुलिस भर्ती बोर्ड गठित किया था, और इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सारी भर्तियां थी, पद थे, वो सारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में मिलकर रखे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रुप ए और बी की एचपीएससी में रहती हैं। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, 1110 के आसपास पद थे, वो भर्ती चल रही थी। शिक्षक भर्ती बोर्ड ने 9800 समथिंग के 9654 के आसपास के 9870 के आसपास के जेबीटी भर्ती कर दिए थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, शिक्षक भर्ती बोर्ड भी भंग कर दिया तुरंत, पुलिस भर्ती बोर्ड भी भंग, टीचर्स के पास तो कोई टीचर सिलेक्शन बोर्ड के पास तो कोई भर्ती बची नहीं थी, अभी वो वैसे ही भंग हो गया। पीजीटी का था, मेरे ख्याल उनकी प्रक्रिया चली थी, वो भी सारे वापस चले गए, उनके पास चले गए, एचएससी उनके पास चले गए। तीसरा काम क्या हुआ कि ये जितनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू की थी उन पे रोक लगा दी थी एक बार तो सरकार ने, कि कोई उसकी वजह से रेगुलर नहीं हो पाया उन दिनों। बाद में ये कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो वो जो कर्मचारी पक्के होने से रह गए थे वो आज तक पक्के नहीं हुए, 10 साल ऐसे ही निकल गए। अब सुप्रीम कोर्ट में उसका 29 तारीख को फाइनल आर्ग्यू है उस पॉलिसी पे। निचली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था, रद्द कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील में चल रहा है उसका। पिछले 2 सप्ताह से 3 सप्ताह से उस पर रेगुलर सुनवाई चल रही है। 29 को उसका फैसला आ जाएगा, वो पॉलिसी रहेगी कि नहीं रहेंगी। मेरा एक अंतिम सवाल सर, आपको लगता है कि चुनाव आचार संहिता में जॉब लेटर्स मिल सकते हैं? क्या दे सकती है सरकार? ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें कोई आपत्ति जता सकता है। एक्ट तो लागू हो गया 14 अगस्त को, और 16 अगस्त को लगा है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले के फैसलों पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता नहीं है, क्योंकि जॉब के लेटर तो उस फैसले के बाद लेनी है। फैसला तो पहले हो गया, लागू भी हो गया, चिट्ठियां तो उसके बाद की प्रक्रिया है जी। तो अगर सरकार चाहे अपने अधिकारियों को कहे तो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही जॉब सिक्योरिटी लेटर जारी किए जा सकते हैं। अगर सरकार की मंशा या अफसरों की मंशा ना देने की हो, अधिकारियों की, चीफ मिनिस्टर की तो है और मंत्री की तो है, एक शासक वर्ग भी है, जो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था में अफसर हैं, क्योंकि चिट्ठी जारी करनी सीएम ने नहीं चिट्ठी जारी करनी, मंत्री ने जारी नहीं करनी, उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने जारी करनी है। वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है कह दे जी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में चीएस से पूछ ले, तो इसका फैसला चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी कर सकती है कि इसके लिए ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो कमीशन से अनुमति मांग सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से प्रक्रिया सतत चली आ रही है। वो उसका नोटिफाई हो गया, वो कानून तो लागू हो गया उस दिन 14 अगस्त से, लेकिन उसके बाद जो चिट्ठी जारी होने वो नहीं चिट्ठी जारी हुई। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो आपने सुन ही लिया कि आपकी चिट्ठी राजनीतिक रूप से अगर प्रेशर किया जाए तो वो अधिकारी जारी भी कर सकते हैं, और अधिकारी चाहें तो उनके पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, उनके यस और नो करने के तमाम तरीके होते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि 14 तारीख को जो अध्यादेश आया, उस अध्यादेश के बिहाफ पे सतत प्रक्रिया के तहत वो पत्र जारी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बशर्ते कि आपके नेता, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके वो लोग जो आपके नज़दीकी होने का दावा करते हैं, वो आपके पत्र जारी कराने में आपका कितना सहयोग कर सकते हैं। कुमार रमेश, चंडीगढ़।